सुनुआन सिंह ने हल्के से सिर हिलाया और बिना किसी खास दिलचस्पी के कहा, तुम खुद जाकर चुन लो, मेरी ब्लैक कार्ड इस्तेमाल कर लेना। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर उसने आखिरकार दोनों बच्चों को नीचे आते देखा, लेकिन उसे यह बात अजीब लगी कि सोंग यान और सोंग शुआन असामान्य रूप से चुप थे। ध्यान से देखने पर लगा कि दोनों पहले से कुछ दुबले भी हो गए हैं। सुनुआन सिंह ने अपना कॉफी कप नीचे रखा और भौहें सिकोड़ लीं। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसके सवाल सुनते ही सोंग यान ने घबराकर तुरंत सिर हिला दिया। नहीं। उसी समय लू जियावेई रसोई से फलों की प्लेट लेकर बाहर आया। उसने बच्चों पर एक नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। वह झुककर सोंग यान के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बेहद कोमल स्वर में बोला, है ना यान यान? सोंग यान का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने असहज होकर जवाब दिया, हाँ। तभी सुनुआन सिंह का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखी और खड़ी हो गई। ऑफिस का काम है, मैं पहले निकलती हूँ। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लू जियावेई के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने सोंग शुआन के हाथ से दूध का गिलास छीन लिया और झुंझलाकर बोला, इतना धीरे धीरे क्यों पी रही हो? क्या स्कूल के लिए देर करनी है? जल्दी खत्म करो, जब तुम्हारी माँ कुछ दिनों बाद लौटेगी तब तक तुम दोनों ठीक से स्कूल जाओगे। कोई परेशानी खड़ी मत करना, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। उसकी धमकी का असर तुरंत हुआ। सोंग शुआन डर से कांप उठी। उसने जल्दी जल्दी ब्रेड मुंह में ठूंसनी शुरू कर दी, लेकिन जल्दबाजी में उसका गला अटक गया और उसका चेहरा लाल पड़ गया। लू जियावेई ने घृणा से भौहें चढ़ाईं और डांटते हुए कहा, बेकार लड़की, कितनी कमजोर और निकम्मी हो, बिल्कुल अपने बाप जैसी। ऑफिस में सुनुआन सिंह अपने काम में व्यस्त थी। अचानक उसका फोन कंपन करने लगा। कॉल घर की नौकरानी की थी। मैडम, छोटे मालिक को तेज बुखार है, तापमान 39 डिग्री पहुंच गया है। हमें बहुत चिंता हो रही है कि कहीं कुछ गंभीर न हो जाए। सुनुआन सिंह की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या डॉक्टर को बुलाया? नौकरानी ने जवाब दिया। जी, बुलाया था, लेकिन मिस्टर लू ने कहा कि इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, वह तो दोस्तों की एक पार्टी में चले गए हैं। यह सुनते ही सुनुआन सिंह का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज में हैरानी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। क्या? मैं अभी घर लौट रही हूं, पहले फैमिली डॉक्टर को बच्चे को देखने दो। बारिश के बीच जब वह जल्दी जल्दी घर पहुंची तो उसने देखा कि सोंग यान का चेहरा बुखार से बुरी तरह लाल हो चुका था और उसका छोटा सा शरीर लगातार कांप रहा था। फैमिली डॉक्टर उसे ड्रिप लगा रहा था और उसका चेहरा गंभीर था। मिस सू, बच्चे को पिछले 4 घंटों से तेज बुखार है। अगर और देर हो जाती तो निमोनिया होने का खतरा था। बच्चे की शारीरिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। इलाज पहले शुरू होना चाहिए था। यह सुनकर सुनुआन सिंह का दिल कसकर सिकुड़ गया। उसे याद आया कि जब सोंग शियान जीवित था तब वह बच्चों की जरा सी तकलीफ भी तुरंत पहचान लेता था। अक्सर तो बिना थर्मामीटर के ही वह सही सही बता देता था कि बच्चों को कितना बुखार है। सुनुआन सिंह ने चारों ओर देखा। लू, जियावेई कहाँ है? अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिया? नौकरानी कुछ पल झिझकी, फिर धीरे से बोली, मिस्टर लू ने कहा था कि बस मामूली जुकाम है। वह मिस्टर वांग की जन्मदिन पार्टी में गए हैं। उनका कहना था कि मना करना ठीक नहीं होगा। सुनुआन सिंह ने तुरंत फोन निकाला और लू जियावेई को कॉल कर दी। काफी देर तक घंटी बजती रही, तब जाकर कॉल उठी। दूसरी तरफ से हंसी मजाक और तेज संगीत की आवाजें आ रही थीं। लू जियावेई की आवाज में हल्का नशा था और वह बिल्कुल बेफिक्र लग रहा था। नुआन सिंह, यह पहली बार था जब सुनुआन सिंह ने उससे इतनी ठंडी आवाज में बात की। सोंग यान का बुखार 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। तुम कहां हो? लू जियावेई का स्वर तुरंत घबराया हुआ और बेचैन हो गया। मैं अभी वापस आता हूं। सच में माफ करना नुआन सिंह, मुझे लगा था बस साधारण सर्दी जुकाम है। मैं अभी निकलता हूं। कुछ ही देर में लू जियावेई वापस अस्पताल पहुंच गया। वह अभी भी वही सूट पहने हुए था जो पार्टी में पहनकर गया था। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। नुआन सिंह, मुझे सच में नहीं पता था कि यान यान की हालत इतनी खराब है। सुनुआन सिंह ने उसकी ओर देखा। उसके सजे संवरे चेहरे और शरीर से आती शराब की गंध ने उसके भीतर झुंझलाहट की लहर पैदा कर दी। लेकिन यह वही चेहरा था जिसे उसने कभी दिन रात चाहा था। आखिरकार उसका दिल थोड़ा नरम पड़ गया। इस बार जाने देती हूं, लेकिन अगली बार ज्यादा ध्यान रखना। देर रात तक सोंग यान का बुखार आखिरकार उतर गया। तभी सुनुआन सिंह का फोन फिर बज उठा। इस बार उसके सहायक का बेहद जरूरी कॉल था। मिस सू, कंपनी में एक आपात स्थिति आ गई है, आपको तुरंत आकर संभालना होगा। सुनुआन सिंह ने बिस्तर पर सो रहे अपने बेटे को देखा। वह कुछ क्षण हिचकिचाई, फिर बोली, जियावेई, अभी तुम उसका ध्यान रखो, काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। लू जियावेई के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। चिंता मत करो, मैं यान यान का अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। सुनुआन सिंह जल्दी से निकल गई, लेकिन अस्पताल के मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते उसे याद आया कि कार की चाबियां वार्ड में ही छूट गई हैं। वह तुरंत वापस मुड़ गई। जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंची, अंदर से लू जियावेई की धीमी आवाज सुनाई दी। ओ छोटे बदमाश, क्या नाटक कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझे पार्टी बीच में छोड़कर आना पड़ा। अंदर से सोंग यान की कमजोर और रोती हुई आवाज आई। माफ कर दीजिए अंकल जियावेई,
मेरा ऐसा इरादा नहीं था। लू जियावे की आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी और डरावनी थी। उसमें जरा भी दया नहीं थी। सुनो, अपनी मां के सामने दया का पात्र बनने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। सॉन्गयान सिसकते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आज्ञाकारी रहूंगा, कृपया मुझे मत मारिए। लू जियावे घमंड भरे स्वर में बोला, अच्छा है, अपनी औकात पहचानो, बिल्कुल अपने निकम्मे बाप की तरह। दरवाजे के बाहर खड़ी सुनवान सिंह ने यह सब साफ साफ सुन लिया। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। जिस इंसान को वह कभी दयालु, कोमल और भरोसेमंद समझती थी, उसकी बनाई हुई छवि एक ही पल में बिखर कर चूर चूर हो गई। अगले ही क्षण धड़ाम, वार्ड का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ लात मारकर खोल दिया गया। लू जियावे चौंक कर पीछे मुड़ा। उसकी नजर सीधे सुनुआन सिंह की आग बरसाती आंखों से टकराई। नुआन सिंह, उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। घबराहट में वह हकलाने लगा, मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूं। लेकिन सुनुआन सिंह उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी। अगले ही पल छटाक, उसका हाथ पूरी ताकत से लू जियावे के चेहरे पर पड़ा। वार्ड में थप्पड़ की तेज आवाज गूंज उठी। लू जियावे लड़खड़ाकर पीछे गया और दीवार से जा टकराया। सुनुआन सिंह की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरी पीठ पीछे तुम ऐसे एक अच्छे पिता होने का नाटक करते हो। आज तुमने उसे मारने की हिम्मत की है, कल उसे धमकाओगे और परसों क्या मेरे सिर पर भी चढ़ जाओगे? उसने बिना किसी भावना के कहा। निकल जाओ। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि कमरे का तापमान मानो अचानक गिर गया हो। आज ही अपना सारा सामान समेटो और सुपरिवार के घर से बाहर निकल जाओ। मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। लू जियावे घबराकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। नुआन सिंह, मेरी बात सुनो, मैं बस बच्चों को लेकर बहुत चिंतित था। मैं सच में इन बच्चों से प्यार करता हूं। आगे से मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। सुनुआन सिंह व्यंग्य से हंस पड़ी। तो तुम्हारे हिसाब से मारना पीटना और धमकाना प्यार कहलाता है? उसने मुड़कर बिस्तर पर बैठे सॉन्गयान की ओर देखा। डर के मारे बच्चा पहले ही सिकुड़कर एक कोने में सिमट गया था। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यह दृश्य देखकर सुनुआन सिंह का दिल मानो टुकड़ों में बिखर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह इतनी अंधी कैसे बनी रही कि अपने बच्चों के भीतर छिपे इस डर को कभी पहचान ही नहीं सकी। सॉन्गयान ने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। मां, मुझसे गलती हो गई। मैं अंकल की बात मानूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। सुनुआन सिंह एक घुटने के बल बिस्तर के पास बैठ गई। उसने अपने बेटे का बुखार से तपता हुआ हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखें भर आईं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। फिर उसने लू जियावे की तरफ देखा। उसकी आंखों में निराशा और घृणा इतनी स्पष्ट थी कि लू जियावे अनायास ही एक कदम पीछे हट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो। लू जियावे कुछ और सफाई देने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही सुनुआन सिंह ने कॉल बेल दबा दी। सिक्योरिटी, इस आदमी को तुरंत यहां से बाहर ले जाइए। जब गलियारे के आखिरी छोर तक लू जियावे की चीखती हुई आवाज धीरे धीरे गायब हो गई, तब सुनुआन सिंह थक कर बिस्तर के पास बैठ गई। सॉन्गयान ने धीरे से उसकी आस्तीन पकड़ ली। सुबकते हुए उसने पूछा, मां, मुझे पापा की बहुत याद आती है। क्या आप उन्हें वापस ला सकती हैं? सुनुआन सिंह का गला भर आया। उसे वह दृढ़ और शांत चेहरा याद आया जब सॉन्गसियान घर छोड़कर गया था। उसे वह बेरुखी और तकलीफों भी याद आई जो उसने खुद उसे दी थी। एक भारी दर्द उसके सीने में फैल गया। उसी समय सॉन्गशुआन भी जाग गई। वह अपनी आंखें मलते हुए उनके पास आई और मासूमियत से बोली, मां, मुझे भी पापा की याद आती है। पापा कब वापस आएंगे? सुनुआन सिंह ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दे। उसके दिल में बस एक ऐसी कड़वाहट थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। 2 दिन बाद सॉन्गयान पूरी तरह ठीक हो गया और अस्पताल से छुट्टी मिल गई। परिवार के घर में बैठक कक्ष के बीचों बीच लू जियावे का सारा सामान ढेर लगाकर रखा गया था। लू जियावे ने मजबूती से सुनुआन सिंह का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। नुआन सिंह, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। क्या इतनी सी बात के लिए तुम मुझे छोड़ दोगी? सुनुआन सिंह ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। इतनी सी बात? उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। मेरे बच्चों पर अत्याचार करना तुम्हें छोटी सी बात लगता है? उसने अपना फोन निकाला और एक निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग चला दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि लू जियावे बेरहमी से सॉन्गशुआन की जांघ पर चिकोटी काट रहा था। दर्द से छोटी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसके बाद सुनुआन सिंह ने दूसरी वीडियो चलाई। इस बार स्क्रीन पर लू जियावे बच्चों के दूध में नींद की गोलियां मिलाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि बच्चे जल्दी सो जाएं और तुम आराम से पार्टियों में जा सको, तुम उन्हें दवा खिलाने तक उतर आओगे। लू जियावे का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुम मेरी जासूसी कर रही थी? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या तुमने बहुत पहले ही मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया था?
सुनवान सिंह ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं अपने घर की निगरानी कर रही थी। उसी समय एक नौकरानी घबराई हुई दौड़ती हुई बाहर आई। उसकी आवाज कांप रही थी। मिस, मुझे कुछ कहना है। उसने कांपते हाथ से लू जियावेई की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में खुली हुई घृणा दिखाई दे रही थी। जिस दिन से ये इस घर में आए हैं तब से लगातार साहब और बच्चों के बीच फूट डालते रहे हैं। लू जियावेई तुरंत चीख पड़ा, झूठ बोल रही है। लेकिन नौकरानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। जब साहब घर पर नहीं होते थे तब ये बच्चों को तरह तरह की मिठाइयां और खिलौने खरीदने के लिए उकसाते थे। ये उन्हें साहब के खिलाफ भी भड़काते थे। उसने गहरी सांस ली। मैंने अपने कानों से इन्हें छोटे मालिक से कहते सुना था, तुम्हारे पापा तुम्हें कैंडी नहीं खाने देते क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करते। अगर तुम और छोटी मालकिन मिलकर अपने पापा को घर से भगा दो तभी हम सब सच में खुश रह पाएंगे। नौकरानी की आंखें लाल हो गईं और अगले ही दिन छोटे मालिक ने खुद साहब को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। सुनवान सिंह का चेहरा लगातार सख्त होता जा रहा था। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा उतर आया। उसने हाउसकीपर की तरफ देखा। उस दिन की निगरानी रिकॉर्डिंग निकालो अभी। कुछ ही देर बाद वीडियो बड़े स्क्रीन पर चलाया गया। पूरे बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। वीडियो में दोनों बच्चे शरारती और दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ सोंग शियान को सीढ़ियों से धक्का देते दिखाई दे रहे थे। और उसके तुरंत बाद वीडियो में लू जियावेई भी दिखाई दिया। वह सुनवान सिंह के पीछे पीछे आया था और उसने पूरी घटना साफ देखी थी। फिर भी उसके चेहरे पर छिपाई न जा सकने वाली संतुष्टि और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय सोंग शुआन अचानक सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आई। वह सुनवान सिंह से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, हमसे गलती हो गई। हम चाहते हैं कि पापा वापस आ जाए। उसके पीछे सोंगयान भी आ गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। माँ, अंकल कहते थे कि पापा अब हमसे प्यार नहीं करते। क्या यह सच है? लू जियावेई अचानक कटु हंसी हंसा। बिल्कुल सच है। उसकी आवाज झड़ से भरी हुई थी। वो तुम्हें बहुत पहले छोड़कर जा चुका है और कौन जाने इस वक्त वो किस औरत की बाहों में होगा। फिर उसने सुनवान सिंह की तरफ देखा। सुनवान सिंह, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है ना? उस दिन तुमने किसी संपत्ति के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वो तलाक के कागज थे जो उसने खुद तुम्हें दिए थे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। उसे घर से निकालने वाली कोई और नहीं, तुम खुद थी। छटाक! एक और जोरदार थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज उठी। लू जियावेई की जहरीली बातें बीच में ही रुक गईं। सुनवान सिंह की आंखों में ऐसा प्रचंड क्रोध जल रहा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने दांत भींचते हुए आदेश दिया। सुनवान सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाउसकीपर की ओर देखा और आदेश दिया, इसका सारा सामान बाहर फेंक दो। लू जियावेई की आंखें अविश्वास से फैल गईं। सुनवान सिंह, क्या तुम उस बूढ़े आदमी के लिए पागल हो गई हो? सुनवान सिंह वहीं खड़ी रही और तीखे स्वर में बोली, चुप रहो। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं यकीन दिलाती हूं कि जियांगचेंग में तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। नौकरों ने तुरंत हरकत में आकर लू जियावेई के सूटकेस और सामान एक एक करके मुख्य दरवाजे के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसका सामान दरवाजे के बाहर ऐसे बिखरा पड़ा था मानो किसी ने कूड़े का ढेर फेंक दिया हो। लू जियावेई दरवाजे पर खड़ा होकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि सोंगशियान अब भी तुम्हें चाहेगा? वह तो बहुत पहले ही तुमसे ऊब चुका था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके सारे गंदे श्राप और चीखें बाहर ही रह गईं। अचानक पूरा बैठक कक्ष भयावह रूप से शांत हो गया। सुनवान सिंह धीरे धीरे झुकी और दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। उनके छोटे छोटे शरीर कांप रहे थे और उनके आंसू उसकी पोशाक को भिगो रहे थे। जब नौकर बच्चों को ऊपर उनके कमरे में ले गए तब जाकर सुनवान सिंह ने खुद को सोफे पर गिर जाने दिया। उसने अपना फोन निकाला और अपने सहायक को कॉल किया। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। तुरंत सोंगशियान का पता लगाओ, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। कॉल खत्म करने के बाद उसकी नजर दीवार पर टंगी पारिवारिक तस्वीर पर जा ठहरी। वह तस्वीर 3 साल पहले खींची गई थी। तस्वीर में मैं सबसे किनारे खड़ा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान तो थी लेकिन वह बेहद बनावटी लग रही थी। लेकिन उस समय सुनवान सिंह की नजरों में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। उसने मेरे चेहरे की उस मजबूर मुस्कान को कभी देखा तक नहीं। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी लगातार उपेक्षा ने ही मुझे अंततः उनसे पूरी तरह दूर जाने पर मजबूर कर दिया था। हाउसकीपर की नरम आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। मैडम, खाना तैयार है। क्या मैं छोटे मालिक और छोटी मालकिन को नीचे बुला दूं? सुनवान सिंह ने हल्के से सिर हिलाया। आज मैं उनके साथ डाइनिंग रूम में खाना खाऊंगी। सोंगयान और सोंगशुआन चुपचाप खाना खा रहे थे। उनकी आंखों में पहले जैसी चमक और शरारत नहीं बची थी। जो बच्चे कभी गोल मटोल और स्वस्थ दिखते थे अब उनके चेहरे इतने दुबले हो गए थे कि ठुड्डियां नुकीली दिखाई देने लगी थीं। अचानक सोंगशुआन ने धीमे स्वर में पूछा, माँ, मुझे पापा की याद आती है। वो आखिर गए कहाँ हैं? इतने समय से वापस क्यों नहीं आए? क्या वो हमें माफ करेंगे? सुनवान सिंह का हाथ हवा में ही रुक गया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, वो अब भी तुम्हारे पापा हैं। पहले वो तुम दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो तुम्हें जरूर माफ करेंगे।
उस रात देर तक सुनवान सिंह अपने स्टडी रूम की विशाल कांच की खिड़की के सामने खड़ी रही। उसकी उंगलियां लाल चंदन की मेज पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं। सहायक अभी अभी कुछ तस्वीरें देकर गया था। वे तस्वीरें मेज पर बिखरी हुई थीं और हर तस्वीर उसकी आंखों में किसी तेज चाकू की तरह चुभ रही थी। उसकी आवाज बेहद धीमी और डरावनी थी। क्या सचमुच ये वही है? सहायक ने माथे का पसीना पोंछते हुए जवाब दिया। बिल्कुल, सर ने युनचेंग में एक किताबों की दुकान खोली है। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते ली गई थीं। तस्वीर में मैं एक्सपेरिमेंट नाम की किताबों की दुकान के बाहर खड़ा था। सड़क किनारे लगे पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप मेरे ऊपर धब्बेदार परछाइयां बना रही थी। मैंने साधारण लिनेन की शर्ट पहन रखी थी। मेरे बाल पहले से थोड़े छोटे थे। मैं झुककर एक 5-6 साल की छोटी बच्ची से बात कर रहा था। मेरी आंखों में ऐसी कोमलता थी जो सुनवान सिंह ने बहुत लंबे समय से नहीं देखी थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा चुभ रही थी वह थी मेरे बगल में खड़ी महिला। उसका कद छोटा था। उसकी निगाहें मुझ पर बेहद स्नेह से टिकी हुई थीं। वह उस छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए थी। हम तीनों साथ खड़े थे और ऐसा लग रहा था मानो एक पूरा और खुशहाल परिवार हो। इतने सामंजस्यपूर्ण कि वह दृश्य दम घोंट देने वाला लग रहा था। सुनवान सिंह ने तस्वीर को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। वो उसके साथ खड़ी है, सहायक ने तुरंत जवाब दिया। वो सर की यूनिवर्सिटी की सीनियर लगती है। उनका नाम सुजुए है। उनके साथ जो छोटी लड़की है वह उनकी भतीजी है। कॉलेज के बाद उनका कोई संपर्क नहीं था। इस बार युनचेंग में संयोग से दोबारा मुलाकात हुई। लेकिन सर उस छोटी बच्ची को बहुत पसंद करते हैं। वे अक्सर उसके साथ खेलते हैं और सुजुए आमतौर पर उनके साथ रहती हैं। सुनवान सिंह के सीने में एक अजीब सी कसक उठी। उसने हाथ उठाकर सहायक को रोक दिया। बस आगे कुछ मत कहो। उसकी आंखें तस्वीर पर टिकी रहीं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सोंग शियान किसी दूसरी औरत को ऐसी नजरों से देख सकता है। वह कोमलता, वह मुस्कान, उसे लगता था कि वे सब कभी सिर्फ उसी के लिए थीं। उसी समय स्टडी रूम का दरवाजा अचानक खुल गया। सोंग शुआन और सोंग यान नंगे पांव दौड़ते हुए अंदर आए। उनके चेहरों पर आंसुओं के निशान अब भी मौजूद थे। सोंग शुआन दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गई। मां, वांग आंटी ने कहा कि पापा मिल गए हैं। सच? सुनवान सिंह झुककर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। उसकी नजर फिर तस्वीर में मेरी मुस्कुराती आंखों पर जा ठहरी। 3 महीने, पूरे 3 महीने बीत गए थे। मैंने बच्चों से एक बार भी संपर्क नहीं किया था। लेकिन किसी दूसरे शहर में किसी और की बच्ची के सामने मैं इतनी खुशी से मुस्कुरा रहा था। सोंगयान ने उसकी स्कर्ट पकड़ ली। मां, क्या हम पापा को ढूंढने जा सकते हैं? हमें उनकी बहुत याद आती है। सुनवान सिंह ने तस्वीर में हमें तीनों को साथ खड़े देखा। फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने अपने सहायक की ओर देखा। विमान तैयार करवाओ। फिर उसने सोंग शुआन के चेहरे से आंसू पोंछे और नरम स्वर में कहा, हम पापा को घर वापस लाने जा रहे हैं। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं सच में उस महिला को पसंद करता हूं। उसके मन में यही था कि शायद मैं उसे जलाने की कोशिश कर रहा हूं। आखिरकार पहले मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसकी 6 साल की बेरुखी भी सह गया था। उसे विश्वास था कि अगर वह खुद दोनों बच्चों को साथ लेकर मेरे सामने आएगी तो मेरा दिल जरूर पिघल जाएगा। उधर युनचेंग में एक मिट्टी कला स्टूडियो के भीतर मैं पूरी तल्लीनता से मिट्टी का एक आकार बना रहा था। छोटी तियान तियान पास की मेज पर झुककर खड़ी थी। वह गर्व से अपनी टेढ़ी मेढ़ी बनाई हुई छोटी मूर्ति दिखा रही थी। अंकल देखिए, मैंने एक छोटा खरगोश बनाया है। मैं झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। फिर अचानक उंगली पर थोड़ी मिट्टी लेकर उसकी नाक पर लगा दी। सचमुच खरगोश है, लेकिन खरगोश की नाक तो गोल होती है ना? तियाना तियान खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने भी मिट्टी का एक गोला उठाया और बदला लेने के लिए मेरी ओर फेंक दिया। कुछ ही देर में हम दोनों बच्चों की तरह मिट्टी से खेलते हुए हंसी मजाक करने लगे। उसी समय सुजुए 3 कप गर्म चाय लेकर हमारी ओर चली आई। उसके चेहरे पर भी मिट्टी के कुछ छींटे लगे हुए थे। उसने असहाय होकर सिर हिलाया, लेकिन होठों के कोनों पर छिपी मुस्कान को दबा नहीं सकी। वह हंसते हुए बोली, तुम दोनों ने तो इस जगह को पूरा खेल का मैदान बना दिया है। तुम दोनों ने तो इस जगह को पूरा युद्ध का मैदान बना दिया है। उसने रूमाल निकाला और बड़े स्वाभाविक ढंग से मेरे गाल पर लगी मिट्टी पोंछ दी। जब मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों कितने करीब खड़े हैं तो मेरा चेहरा अनायास ही हल्का सा लाल हो गया। तियाना तियान यह दृश्य देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अचानक मिट्टी नीचे रख दी और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए मेरी ओर देखा। अंकल, मैं बहुत खुश हूं। काश मैं हमेशा आपकी और आंटी सुजुए के साथ रह पाती। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी हुई। मैंने सिर उठाकर सुजुए की ओर देखा। उसकी कोमल आंखों में एक संकोची सी उम्मीद थी जिसने मेरे मन को झकझोर दिया। लेकिन जैसे ही मेरे मन में सुनवान सिंह और उन 2 बच्चों का ख्याल आया, मेरी आंखों की चमक फिर फीकी पड़ गई। मैं काफी देर तक कुछ नहीं बोला। सुजुए ने अपने हाथों से बनाया हुआ छोटा कटोरा अपनी भतीजी की ओर सरका दिया और मुस्कुराकर पूछा, तियाना तियान, तुम्हें यह पसंद आया? तियाना तियान का ध्यान तुरंत उस ओर चला गया और वह अपना पिछला सवाल भूल गई। मैंने अनजाने में मिट्टी की खुरदरी सतह पर उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। मेरे सीने में एक गर्माहट उठ रही थी, लेकिन
उस गर्माहट के साथ एक ऐसी कड़वाहट भी मिली हुई थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वॉशरूम में खड़े होकर मैंने आईने में खुद को देखा। 3 महीने बीत चुके थे। मेरी आंखों के नीचे के काले घेरे काफी हल्के पड़ चुके थे और मेरे होठों पर पहले जैसी कसावट भी नहीं रही थी। शरीर पर लगे घावों के निशान भी बहुत हद तक भर चुके थे। सुबह की धूप और ताजी हवा ने मानो मेरे भीतर के कई अदृश्य घावों को भी धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया था। लेकिन जब त्यांतियान ने हमेशा साथ रहने की बात कही तो मेरी आंखों के सामने सबसे पहले सॉन्ग यान और सॉन्ग शुआन के चेहरे उभर आए। वे दोनों बच्चे जिन्हें मैंने अपना सब कुछ देकर पाला था और जिन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। क्या उन बीती घटनाओं को सचमुच भुलाया जा सकता था? उसी दिन सुनुवान सिंह का निजी विमान युनशांग हवाई अड्डे पर उतरा। दोनों बच्चों को अंगरक्षकों ने गोद में उठाकर विमान से नीचे उतारा। सॉन्ग शुआन की आंखों में उम्मीद और घबराहट दोनों झलक रहे थे। उसने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर पूछा, मां, क्या हम सच में पापा से मिलने वाले हैं? सुनुवान सिंह ने अपनी स्कर्ट ठीक की और दृढ़ स्वर में बोली, बिल्कुल, पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। उसी समय सहायक जल्दी जल्दी उनके पास आया और एक फाइल उसके हाथ में थमा दी। मिस सू, हमने उनकी लोकेशन की पुष्टि कर ली है। वह शहर के पूर्वी हिस्से में एक पॉटरी स्टूडियो में है। फाइल के अंदर एक तस्वीर भी थी। उस तस्वीर में मैं एक छोटी बच्ची के सामने झुककर उसके चेहरे से मिट्टी साफ कर रहा था। मेरे बगल में एक महिला खड़ी थी जो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। कांच की खिड़की से आती धूप हम तीनों पर पड़ रही थी। दृश्य बेहद गर्मजोशी भरा था और सुनुवान सिंह के लिए उतना ही चुभने वाला भी। उसकी उंगलियां अनजाने में तस्वीर के किनारों को मसलने लगीं। उस महिला की आंखों में मेरे लिए जो भाव थे वे सुनुवान सिंह के लिए अपरिचित नहीं थे। वह कोमलता, वह स्नेह, वह सब कुछ था जो उसने मुझे कभी नहीं दिया था। उसने ठंडे स्वर में कहा, गाड़ी तैयार करो, हम अभी वहीं जा रहे हैं। पूरे रास्ते सॉन्ग यान और सॉन्ग शुआन असामान्य रूप से शांत रहे। वे कार की खिड़की से बाहर इस अनजान शहर को देखते रहे। उनकी छोटी छोटी उंगलियां घबराहट में अपने कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़े हुए थीं। सुनुवान सिंह ने ध्यान दिया कि दोनों बच्चों ने जानबूझकर वही कपड़े पहने थे जो मैंने पिछले साल उन्हें खरीद कर दिए थे। हालांकि अब वे कपड़े उन पर थोड़े छोटे पड़ने लगे थे। सॉन्ग यान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, मां, क्या आपको लगता है कि पापा हमें माफ कर देंगे? सुनुवान सिंह ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके मन में वह वीडियो घूम गया जिसमें मैं दर्द से सीढ़ियों से गिर रहा था। उसे मेरा वह दृढ़ चेहरा भी याद आया जब मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया था। आखिरकार उसने कहा, हाँ। उसे खुद नहीं पता था कि वह बच्चों को दिलासा दे रही थी या खुद को। तुम्हारे पापा तुम दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वह तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? कुछ देर बाद गाड़ी पॉटरी स्टूडियो के सामने आकर रुक गई। फर्श से छत तक बनी कांच की खिड़की से सुनुवान सिंह ने मुझे एक नजर में पहचान लिया। मैंने साधारण सफेद टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। मैं पूरी तल्लीनता से मिट्टी को आकार दे रहा था। तभी त्यांतियान ने अचानक एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और शरारत से मेरे चेहरे पर लगा दी। सुनुवान सिंह की उम्मीद के विपरीत मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। मैं हंस पड़ा और बदले में उसके चेहरे पर मिट्टी लगाने की कोशिश करने लगा। मैं खुलकर हंस रहा था, बिल्कुल बेफिक्र। इतनी सच्ची मुस्कान सुनुवान सिंह ने मेरे चेहरे पर बहुत लंबे समय से नहीं देखी थी। उसी समय उसके बगल में खड़ी सॉन्ग शुआन अचानक अंगरक्षकों का हाथ छुड़ाकर दौड़ पड़ी। वह सीधे स्टूडियो की ओर भागी। पापा! सुनुवान सिंह उसे रोक भी नहीं पाई। वह घबराकर उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही स्टूडियो का दरवाजा खुला, हवा में लटकी घंटियां मधुर आवाज के साथ बज उठीं। आवाज सुनकर मैंने सिर उठाया। मेरे चेहरे की मुस्कान उसी क्षण जम गई। शुआन, शुआन! मेरी नजर बच्चे से आगे बढ़ी और सुनुवान सिंह पर आकर ठहर गई। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें मेरा पता कैसे चला? त्यांतियान ने अचानक आए इन अजनबियों को जिज्ञासा से देखा। फिर वह सहज रूप से मेरे पीछे छिप गई और मेरे कपड़े कसकर पकड़ ली। सुजुए भी धीरे से उठ खड़ी हुई। वह बिना कुछ कहे हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे हमें बचाने के लिए तैयार हो। उसी समय सॉन्गयान भी दौड़कर अंदर आया और मेरे पैर से लिपट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। पापा, हमें आपकी बहुत याद आई। फिर उसने त्यांतियान और सुजुए की ओर देखा। उसकी आवाज में शिकायत और जलन साफ थी। क्या आप इन दोनों के साथ रह रहे थे? क्या इसी वजह से आप हमें छोड़कर चले गए? उसकी नजरों में त्यांतियान के लिए खुली दुश्मनी थी। डर के मारे त्यांतियान और भी कसकर मेरे पीछे छिप गई। मैं वहीं जड़ हो गया। मेरे हाथ हवा में ही रुके रह गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं बच्चों को गले लगाऊं या नहीं। लेकिन जैसे ही मेरी नजर सॉन्गयान की आंखों से मिली, मैं अचानक वास्तविकता में लौट आया। मेरे चेहरे के भाव धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। मैंने उन्हें गले लगाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उतनी ही तीखी भी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सुनुवान सिंह आगे बढ़ी। उसकी नजर पहले सुजुए पर गई और फिर मेरे चेहरे पर टिक गई। शियान, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अब यह सब बंद करो। तुम हमें काफी सजा दे चुके हो। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे साथ वापस चलो। पूरा पॉटरी स्टूडियो अचानक तनावपूर्ण खामोशी में डूब गया।
वहां मौजूद दूसरे ग्राहक और कर्मचारी भी अनायास हमारी तरफ देखने लगे। स्टूडियो में मौजूद लोग अपने अपने काम रोककर उत्सुकता से यह दृश्य देखने लगे। मैं हल्के से हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई गर्माहट नहीं थी। कौन सा घर? सोंग शुआन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। पापा, कृपया हमारे साथ वापस चलिए। हम अब आपको कभी नाराज नहीं करेंगे। सोंग यान भी जल्दी से बोला, हाँ पापा, हमने अंकल लू जियावेई को भगा दिया है। माँ ने कहा है कि अब से आप ही हमारे एकमात्र पापा होंगे। मेरे चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। मैं झुककर दोनों बच्चों की आंखों के स्तर पर आ गया। कुछ क्षण उन्हें चुपचाप देखने के बाद मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर चीज सिर्फ एक माफी से ठीक नहीं हो सकती। सोंग शुआन के आंसू और तेजी से बहने लगे। क्यों पापा, क्या आप अब हमसे प्यार नहीं करते? उसका सवाल किसी कुंद चाकू की तरह सीधे मेरे दिल में उतर गया। मैंने होंठ खोले और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे सीढ़ियों से धक्का देना, मेरे ऊपर यह झूठा आरोप लगाना कि मैंने तुम्हें आम खिलाए थे, क्या यह सब तुम्ही लोगों ने नहीं किया था? मुझे अपना पिता नहीं मानना और सिर्फ लू जियावेई को पापा कहना, क्या ये बातें तुम लोगों ने खुद नहीं कही थी? मेरी आवाज धीरे धीरे भारी होती गई। मैं मानता हूं कि शायद मैं एक आदर्श पिता नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम्हें प्यार दे सकूं। मुझे बस यह समझ नहीं आता कि आखिर सब कुछ इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया। दोनों बच्चों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। वे सिर झुकाकर खड़े रहे और एक शब्द भी नहीं बोल पाए। लेकिन सोंग यान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर विनती की, पापा, हम पहले बहुत नासमझ थे, अब हमें अपनी गलती समझ आ गई है। कृपया हमें माफ कर दीजिए, ठीक है? मैं कुछ कह पाता उससे पहले तियान तियान ने धीरे से पूछा, अंकल, क्या आप जा रहे हैं? सुजुए झुककर अपनी भतीजी को गोद में उठा लिया और प्यार से समझाने लगी, तियान तियान, डरो मत, अंकल तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। वह जहां भी रहने का फैसला करें, हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए, और अगर वह यहां नहीं भी रहे तब भी वह अक्सर तुमसे मिलने आएंगे। यह दृश्य देखकर सुनुआन सिंह के भीतर अचानक गुस्से की लहर उठी। उस अनजान औरत को किसने अधिकार दिया था कि वह मेरे बगल में एक बच्चे को लेकर ऐसे खड़ी हो, मानो वही मेरा असली परिवार हो? वह आगे बढ़ी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। सोंग शियान, अब बहुत हो चुका। बच्चों को अपने पिता की जरूरत है। क्या तुम अपने ही बच्चों की परवरिश नहीं करना चाहते? क्या सच में तुम किसी और के बच्चे को पालना चाहते हो? मैं धीरे से खड़ा हो गया। मेरी आंखों में एक ऐसी ठंडक चमकी जो सुनुआन सिंह ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं जिद कर रहा हूं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जब उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था तब क्या उन्हें मेरी जरूरत थी? जब उन्होंने सबके सामने कहा था कि वे मुझसे नफरत करते हैं, तब क्या उन्हें मेरी जरूरत थी? जब वे लू जियावेई को अपना पिता बुला रहे थे, तब क्या उन्हें मेरी जरूरत थी? क्या उन्हें कभी मेरी जरूरत थी? हर सवाल किसी थप्पड़ की तरह था। सुनुआन सिंह पूरी तरह निरुत्तर हो गई। दोनों बच्चे और जोर से रोने लगे। वे मेरे कपड़े कसकर पकड़े हुए थे। पापा, हमसे गलती हो गई। सोंग शुआन बेकाबू होकर सिसक रही थी। अब से हम सिर्फ आपसे प्यार करेंगे, हम आपको फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। मेरी आंखें भी लाल हो गईं, लेकिन मेरा निर्णय नहीं बदला। सुजुए चुपचाप मेरे पास आई और मुझे एक टिश्यू पकड़ा दिया। उसका यह छोटा सा व्यवहार सुनुआन सिंह को पूरी तरह भड़का गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम खुद को क्या समझती हो? हमारे परिवार के मामले में दखल देने का तुम्हें क्या अधिकार है? सुजुए ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं सोंग शियान की मित्र हूं। फिर उसने आंसू बहाते बच्चों की ओर देखा। और जहां तक अधिकार की बात है, मुझे लगता है कि जिसने उसे चोट पहुंचाई है उसे मुझसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। वातावरण में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। तभी तियान तियान ने मासूमियत से कहा, अंकल, हमारा कटोरा अभी पूरा नहीं हुआ है। उसकी आवाज सुनकर मैंने आखिरकार अपना निर्णय पूरी तरह स्पष्ट कर लिया। मैंने गहरी सांस ली। फिर सुनुआन सिंह की ओर देखकर कहा, कृपया बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनते ही दोनों बच्चे जोर जोर से रोते हुए मेरे पैरों से लिपट गए। पापा, हमें मत छोड़िए, पापा प्लीज। पूरा दृश्य अफरा तफरी में बदल गया। स्टूडियो का मालिक इस दुविधा में था कि पुलिस को बुलाया जाए या नहीं। दूसरे ग्राहक अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। मैं इस पूरे तूफान के बीच खड़ा था। मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। सुनुआन सिंह की नजर मेरे कांपते हाथों पर पड़ी। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे लगा था कि बच्चों को साथ लाने से मेरा दिल पिघल जाएगा, लेकिन उसने कभी यह सोचा ही नहीं कि मेरे दिल पर क्या बीती थी। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल माफ करना कह देने से मिटाया नहीं जा सकता। टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह उसे चाहे जितना जोड़ लो, दरारें हमेशा बनी रहती हैं। सुनुआन सिंह ने कठिनाई से कहा, शियाओ शुआन, चलो पहले वापस चलते हैं। सोंग यान ने जिद में मेरे कपड़े और कसकर पकड़ लिए। वह रोते रोते बोला, हमें पापा चाहिए। आपने कहा था कि आज पापा को घर लेकर जाएंगे। आपने खुद कहा था। मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों के कोने से एक आंसू निकलकर नीचे लुढ़क गया। सुजुए ने चुपचाप तियान तियान का छोटा हाथ पकड़कर मेरी ओर बढ़ाया।
तियान तियान ने तुरंत मेरी उंगलियां कसकर थाम ली, मानो वह अपनी छोटी सी ताकत से मुझे सहारा देना चाहती हो। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। सुनुआन सिंह, इन्हें यहां से ले जाओ। मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम लोगों ने जो किया था उसे मैं माफ नहीं कर सकता। अगर तुम लोग बच्चों के खर्च या सहायता के लिए आई हो तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे भेज दूंगा, लेकिन बाकी किसी भी बात का जिक्र दोबारा मत करना। और अगर तुम फिर यहां आई तो मुझे पुलिस बुलाने में कोई संकोच नहीं होगा। मेरे शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह सुनुआन सिंह के आत्मविश्वास पर गिरे। उसे हमेशा विश्वास था कि मैं अंततः नरम पड़ जाऊंगा, कि बच्चों की खातिर मैं उसके साथ लौट जाऊंगा, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरा जाने का फैसला इतना अटल होगा। आखिरकार वह झुकी और दोनों बच्चों को जबरदस्ती अपनी बाहों में उठा लिया। उनके रोने और छटपटाने की उसने परवाह नहीं की। वह लंबे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे खोलकर बाहर निकल गई। लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैं जमीन पर झुककर तियान तियान को समझा रहा था। सुजुए मेरे पास खड़ी थी। हम तीनों की परछाइयां साथ दिखाई दे रही थीं। वे एक दूसरे के इतने करीब लग रहे थे, इतने शांत, इतने खुश। स्टूडियो के भीतर धीरे धीरे फिर शांति लौट आई। मैं चुपचाप अपने हाथों की मिट्टी गूंथता रहा। उसे इतनी ताकत से दबा रहा था कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मैं मिट्टी को इतनी जोर से दबा रहा था कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। तियान तियान चुपचाप मेरे पास बैठी थी। वह बीच बीच में चिंता भरी नजरों से मेरी ओर देख लेती। आखिरकार छोटी बच्ची खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीमे से पूछा, अंकल, क्या आप बहुत दुखी हैं? मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं तियान तियान, मेरी चिंता मत करो, तुम अपना छोटा कटोरा बनाती रहो। सुजुए ने बिना कुछ कहे मुझे एक कप गर्म पानी थमा दिया और धीरे से मेरे पास रख दिया। फिर नरम स्वर में पूछा, क्या थोड़ा आराम करना चाहोगे? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। सॉन्ग यान और सॉन्ग शुआन की आंसुओं से भरी आंखें बार बार मेरे मन में उभर रही थीं। मेरे सीने पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा हुआ था। मैंने धीमे स्वर में कहा, वे दोनों बहुत दुबले लग रहे थे। सुजुए ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप मेरे पास बैठी रही। तभी तियान तियान अचानक उत्साह से बोली, आंटी, चलिए अंकल के लिए एक उपहार बनाते हैं। सुजुए ने मुस्कुराकर उसकी छोटी सी सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, क्या बनाना चाहती हो? तियान तियान की आंखें चमक उठीं। एक छोटा सा घर, ताकि अंकल के पास नया घर हो। उसकी मासूम बात सुनकर मेरी नाक में हल्की सी जलन हुई। मैंने उस छोटी बच्ची को गंभीरता से देखा। वह पूरे मन से मिट्टी को आकार दे रही थी और सुजुए धैर्यपूर्वक उसे सिखा रही थी। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि जाने अनजाने ये दोनों मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थीं। मैंने धीरे से पूछा, तियान तियान, तुम मेरे लिए घर क्यों बनाना चाहती हो? छोटी बच्ची ने सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल साफ और चमकदार थीं। क्योंकि अंकल खुश नहीं है, और आपने कहा था कि घर ऐसी जगह होता है जहां लोग खुश रहते हैं। मैं चाहती हूं कि अंकल खुश रहें। मेरी आंखें फिर से नम हो गईं। सुजुए ने थोड़ी झिझक के साथ सिर झुका लिया। उसके कानों के सिरे हल्के लाल हो गए। वह संकोच से बोली, बच्चे जो मन में आता है कह देते हैं। शियान, उदास मत हो। मैं अचानक मुस्कुराया, फिर गंभीरता से कहा, धन्यवाद। तुम दोनों से मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तुरंत तियान तियान दौड़कर मेरी बाहों में आ गई। उसने अपनी छोटी छोटी बाहें मेरे गले में डाल दी। अंकल, क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं, एक परिवार की तरह? सुजुए का हाथ हवा में ही ठिठक गया। उसकी उंगलियों से मिट्टी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। हमारी नजरें एक दूसरे से मिलीं और हम दोनों ही एक साथ शर्म से लाल हो गए। सुजुए ने धीरे से तियान तियान को डांटा, ऐसी बातें मत क्या करो, तुम अंकल पर दबाव डालोगी। मैं हल्के से मुस्कुराया, कोई बात नहीं। फिर मेरी नजर सुजुए पर टिक गई। मेरी आंखों में कोमलता थी, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। तुम दोनों के जीवन का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मेरे शब्द सुनते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगा जैसे दो जोड़ी सितारे एक साथ जगमगा उठे हों। मैंने अपने सामने खड़ी एक बड़ी और एक छोटी आकृति को देखा और अनायास ही मुस्कुरा दिया। मेरे सीने का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसकी जगह एक नया एहसास जन्म ले रहा था, एक ऐसी शांति जिसे मैंने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। हाल ही में युनचेंग में लगातार बारिश हो रही थी। यहां तक कि किताबों की दुकान में ग्राहकों की संख्या भी काफी कम हो गई थी। लेकिन लगातार कई दिनों से दुकान के बाहर एक मेबैक कार खड़ी रहती थी। उसका मालिक जिद की हद तक अड़ा हुआ था। घंटों बाहर खड़ा रहता, लेकिन जाता नहीं था। एक दिन तियान तियान खुशी खुशी दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक चित्र था। अंकल देखिए, मैंने चित्र बनाया है। लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, वह अचानक रुक गई। उसने सावधानी से पूछा, अंकल, क्या आप फिर से दुखी हैं? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चित्र हाथ में ले लिया। बहुत सुंदर है। क्या यह खरगोश है? तियान तियान ने जोर से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी छोटी उंगली खिड़की के बाहर की ओर उठाई। क्या उन बुरे लोगों के फिर आने की वजह से आप दुखी हैं? सुजुए किताबों की अलमारी के पीछे से बाहर आई। उसके हाथ में गर्म फूलों की चाय का कप था। उसने बाहर खड़ी उस लग्जरी कार की ओर देखा जो पिछले एक हफ्ते से वहीं खड़ी थी। फिर धीरे से पूछा, क्या हमें पुलिस बुलानी चाहिए?
बारिश की परतों के बीच दो छोटे छोटे साए कार की खिड़की से चिपके दिखाई दे रहे थे। वे किताबों की दुकान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज ठंडी थी। आखिरकार वे हार मान ही लेंगे। बारिश और तेज हो गई। अचानक सड़क के उस पार खड़ी कार का दरवाजा खुला। सोंग शुआन लड़खड़ाती हुई दुकान की ओर भागी। बारिश ने उसकी स्कर्ट और जूतों को पूरी तरह भिगो दिया था, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह जिद में शीशे के दरवाजे पर लगातार थपकी देती रही। रोते हुए चिल्लाई, पापा दरवाजा खोलिए, मुझे पता है आप अंदर हैं। पापा, आपने हमें देख लिया था। फिर आप मुझे और भैया को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? क्या आप सचमुच हमें नहीं चाहते? मैंने पर्दे को इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। सुजुए चुपचाप मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे कांपते हाथ पर रख दिया। उसी पल मेरी आंखों में दृढ़ता उतर आई। आखिरी बार, इस बार मैं सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैंने फोन निकाला, लंबे समय से ब्लॉक किए गए नंबर को खोला और एक संदेश भेजा, कैफे में मिलते हैं। मैंने खिड़की के पास वाली सीट चुनी और चुपचाप इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद सुन वानशिंग दोनों बच्चों के साथ अंदर आई। आज उसने पहली बार बिजनेस सूट नहीं पहना था। उसने साधारण सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। कपड़े सिकुड़े हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों बच्चे भी अस्त व्यस्त हालत में थे। उनके कपड़े गंदे थे और वे पहले से भी ज्यादा दुबले लग रहे थे। जैसे ही सोंग शुआन ने मुझे देखा, वह दौड़कर मेरी ओर आई। पापा! लेकिन मैंने धीरे से उससे दूरी बना ली। मैंने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। मेरी आवाज अस्वाभाविक रूप से शांत थी। बैठो। सुन वानशिंग की आंखों में हल्की घबराहट झलक गई। उसने मुश्किल से कहा, शियान, बच्चों की हालत इन दिनों अच्छी नहीं रही। वे पहले से ही कमजोर थे और तुम्हारी देखभाल के बिना। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे पता है। मैंने अपने बैग से एक मोटा क्राफ्ट पेपर का लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। यह उनकी जन्म से लेकर अब तक की पूरी ग्रोथ डायरी है। उनकी परवरिश के लिए जो कुछ जानना जरूरी है, सब इसके अंदर लिखा है। उनकी एलर्जी की सूची, दवाइयों का रिकॉर्ड, खाने की आदतें, सब कुछ। मैंने शांत स्वर में आगे कहा, अब वे छोटे बच्चे नहीं रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उनकी देखभाल कर सकती हो। सुन वानशिंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आवाज कांप उठी। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे यह सब नहीं चाहिए शियान। क्या तुम समझ नहीं रहे? हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस सिर झुकाकर एक कड़वी हंसी हंस दी। फिर मैंने अपनी बाईं बांह की आस्तीन ऊपर कर दी। उस पर एक लंबा और भयानक निशान साफ दिखाई दे रहा था। मेरी आवाज शांत थी, इतनी शांत कि और भी डरावनी लग रही थी। यह निशान याद है जब सोंग यान ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था? तब टूटे हुए कांच ने मेरी बांह काट दी थी। उस रात अस्पताल में मुझे पूरे 12 टांके लगे थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और उसी समय तुम और लू जियावेई घर में खुशी खुशी साथ बैठे थे। बिल्कुल, एक खुशहाल परिवार की तरह। उसकी बात पूरी होते ही सोंग यान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। पापा, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैंने धीरे से सिर हिलाया, फिर अपनी पैंट का निचला हिस्सा ऊपर किया। मेरी टांग पर एक भयानक निशान दिखाई दिया। वह लंबा टेढ़ा मेढ़ा निशान किसी विशाल कण खजूरे की तरह पूरी टांग पर फैला हुआ था। मैंने शांत स्वर में कहा, यह उस समय का निशान है जब मैं लू जियावेई के साथ लिफ्ट में फंस गया था। उस वक्त तुमने कहा था कि उसे अभी पियानो बजाना है, इसलिए तुमने बिना एक पल सोचे मुझे छोड़ दिया था। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द किसी धारदार चाकू की तरह चुभ रहा था। बस थोड़ा सा और, सिर्फ थोड़ा सा और देर हो जाती तो शायद मैं अपनी ये टांग हमेशा के लिए खो देता। फिर मेरी नजर सुन वानशिंग पर गई। मेरी आंखों में खुला हुआ उपहास था। तुम सब यही कहते हो कि तुम्हारा ऐसा इरादा नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे तुमने जानबूझकर मुझ पर आम खिलाने का झूठा आरोप लगाया था और सबके सामने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं हल्का सा हंसा। लेकिन मेरा क्या? जो छोटे मुझे मिली, क्या वे सिर्फ इसलिए मायने नहीं रखती क्योंकि तुम लोग कह देते हो? हमारा ऐसा मतलब नहीं था। सोंग शुआन अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वह आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अब हमें अपनी गलती समझ आ गई है। पापा, कृपया वापस आ जाइए। हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैंने अपनी बेटी को देखा। वह पूरी तरह टूटकर रो रही थी, लेकिन मेरे भीतर अजीब सी शांति थी। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम दोनों से सचमुच बहुत प्यार करता था। जब सोंग शुआन समय से पहले पैदा हुई थी, उसका वजन केवल 2.5 किलो से भी कम था। मैं 7 दिन और 7 रात लगातार इंक्यूबेटर के बाहर बैठा रहा था। जब सोंग यान को स्कूल में तंग किया गया था, तब मैं उसके लिए सबसे पहले खड़ा हुआ था। लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता कभी था, वह अब खत्म हो चुका है। मैंने गहरी सांस ली। आज मैं सिर्फ ये बात बताने आया था। मैं खड़ा हो गया, कॉफी के पैसे कप के नीचे दबा दिए, फिर एक एक शब्द स्पष्ट रूप से बोलते हुए कहा, मैं वापस नहीं आ रहा। यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि अब मेरे पास अपनी एक नई जिंदगी है। मैं अतीत की उसी दलदल में फंसा नहीं रहना चाहता, और न ही अब बिना वजह तुम लोगों के साथ उलझना चाहता हूं। यह कहकर मैं बिना पीछे देखे मुड़ गया और बाहर निकलने लगा। पीछे से सोंग शुआन की दिल तोड़ देने वाली चीख सुनाई दी, पापा, हमें मत छोड़िए।
लेकिन मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। मैंने कैफे का दरवाजा खोला। सड़क के दूसरी तरफ सुजुए तियानैन के साथ कार के पास खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही छोटी बच्ची ने मुझे देखा, वह तुरंत अपनी आंटी का हाथ छोड़कर मेरी ओर दौड़ पड़ी। अंकल! तियानैन सीधा मेरी बाहों में आ गिरी। उसने घबराकर अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा छुआ। आप ठीक हैं? उन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया? मैं झुक गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसके मुलायम गाल पर प्यार से चुंबन दिया। अंकल बिल्कुल ठीक हैं। चलो घर चलते हैं। सुजुए मेरे पास आ गई। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप मेरा हाथ थाम लिया। हम तीनों साथ साथ कार की ओर बढ़ने लगे। धूप में हमारी परछाइयां एक परिवार की तरह लग रही थीं। उधर कैफे के अंदर सोंग शुआन की सिसकियां धीरे धीरे शांत हो रही थीं। सुनुआन सिंह खिड़की के बाहर खाली नजरों से देख रही थी। सोंग यान ने उसका आंचल खींचा। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। क्या पापा सचमुच हमें नहीं चाहते? सुनुआन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां आने से पहले जो विश्वास उसके भीतर था वह पूरी तरह टूट चुका था। इस बार शायद उन्होंने सचमुच मुझे हमेशा के लिए खो दिया था। मैं घर की बालकनी में खड़ा था। नीचे बगीचे में तियानैन पौधों को पानी दे रही थी। उसने हल्के पीले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। वह बेसुरी सी बच्चों की कविता गुनगुनाते हुए बेहद खुश दिखाई दे रही थी। अचानक पीछे से दो गर्म बाहों ने मुझे घेर लिया। सुजुए ने अपना सिर हल्के से मेरी पीठ पर टिका दिया। क्या सोच रहे हो? उसके शरीर से अस्पताल की हल्की सी दवा जैसी खुशबू आ रही थी। लगता था वह अभी अभी ड्यूटी से लौटी थी। मैं मुस्कुरा दिया। मैं सोच रहा था, जब हम पहली बार मिले थे, जब तुम तियानैन को चित्रों वाली किताबें खरीदने लाई थी। सुजुए धीरे से हंसी। उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था। उस समय मैं सोच रही थी कि मेरा यह जूनियर इतने साल बाद भी इतना हैंडसम कैसे है। मैं भी हंस पड़ा। तुम तो बड़ी मीठी बातें करने लगी हो। हमारी हंसी सुनकर नीचे खेल रही तियानैन का ध्यान हमारी ओर चला गया। वह तुरंत पानी का डिब्बा छोड़कर तितली की तरह सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आ गई। आंटी अंकल, आप दोनों क्या फुसफुसा रहे हैं? सुजुए झुक गई। उसने अपनी भतीजी को गोद में उठा लिया और उसके मिट्टी लगे गाल पर प्यार से चुंबन दिया। मैं तुम्हारे अंकल से पूछ रही थी कि क्या वह हमेशा हमारे साथ रहना चाहेंगे। तियानैन की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने मेरे कपड़े कसकर पकड़ लिए। सच? अंकल, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी उम्मीद भरी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। अगर तियानैन ऐसा चाहती है तो बिल्कुल। तियानैन खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। मैं चाहती हूं, मैं बहुत चाहती हूं। फिर उसने सुजुए की ओर देखा और उत्साह से बोली, आंटी जल्दी से अंकल को अंगूठी पहनाइए। बिल्कुल टीवी की तरह। मेरे कान हल्के से लाल हो गए। मैंने अपनी जेब से लाल मखमल का छोटा डिब्बा निकाला और उसे अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ा दिया। हमारी शादी 3 महीने बाद तय हुई। शादी वाले दिन मौसम बेहद सुहावना था। सुजुए ने साधारण लेकिन खूबसूरत सफेद वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। उसके हाथों में वे जंगली फूल थे जिन्हें तियानैन ने खुद चुनकर सजाया था। सभी लोगों की शुभकामनाओं के बीच वह धीरे धीरे मेरी ओर चली आ रही थी। जब पादरी ने हमें आधिकारिक रूप से पति पत्नी घोषित किया, तियानैन खुशी से दौड़कर मेरी बाहों में आ गई और जोर से बोली, अंकल पापा। भीड़ के पीछे 3 अकेली परछाइयां खड़ी थीं, एक बड़ी और 2 छोटी। सुनुआन सिंह और दोनों बच्चे। सुजुए ने मेरा हाथ दबाया। मैं संभाल लूंगी। मैंने गहरी सांस ली। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। जैसे ही दरवाजा खुला, सोंग शुआन दौड़कर मेरी ओर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने एक कदम पीछे हटकर उसके आलिंगन से बचते हुए पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सुनुआन सिंह की नजर मेरे पीछे चल रही शादी पर पड़ी। उसकी आंखों में पछतावा और लगाव दोनों थे। हम कोई बुरा इरादा लेकर नहीं आए। हम सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते थे। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया। जरूरत नहीं है। कृपया यहां से चले जाओ। सुनुआन सिंह का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। उसने रोते हुए बच्चों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। शियाओयान, शियाओ शुआन, चलो वापस चलते हैं। लेकिन सोंग शुआन ने मां का हाथ झटक दिया। वह दौड़कर आई और मेरे पैर से लिपट गई। पापा, कृपया मेरी ओर देखिए। एक बार मेरी ओर देखिए। मैंने नीचे देखा। उस बेटी को देखा जिसे मैंने कभी अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। लेकिन मैं झुका नहीं। मैंने बस धीरे से उसके हाथ हटाए और शांत स्वर में कहा, अलविदा सोंग शुआन, अलविदा सोंगयान। अब दोबारा मुझे ढूंढने मत आना। अपनी नई जिंदगी जियो और मुझे भी अपनी नई जिंदगी जीने दो। मैं मुड़ गया। पीछे से सुनुआन सिंह की दबाई हुई सिसकियां सुनाई दे रही थीं, बच्चों का रोना भी। लेकिन जब मैं वापस शादी के समारोह में पहुंचा, जहां तियानैन फूलों की टोकरी लेकर मेरी ओर दौड़ रही थी और धूप में खड़ी सुजुए मुस्कुरा रही थी, तो वे सारी आवाजें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। बाद में पुराने घर की नौकरानी से मुझे पता चला कि सुपरिवार की हालत अच्छी नहीं थी। लू जियावेई के जाने के बाद घर पूरी तरह बिखर गया था। सुनुआन सिंह काम में डूबी रहती थी। दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था और उनका स्वभाव पहले से भी अधिक कठिन हो गया था।
उन्होंने कई बार युनचेंग आकर मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिहायशी इलाके के बाहर ही रोक दिए गए। कभी कभी मुझे पुराने दिनों के सपने आते थे, जब कोई बुखार में तप रहा होता और मैं पूरी रात उसकी देखभाल करता। जब दोनों बच्चों ने पहली बार मुझे पापा कहा था, उनकी मुस्कुराती हुई छोटी छोटी शक्लें, लेकिन हर बार जब मैं नींद से जागता, सुजुए सबसे पहले समझ जाती और चुपचाप मेरे पास बैठ जाती। एक बार उसने मुझसे पूछा, शियान, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? मैंने खिड़की से बाहर देखा। तियानेन बगीचे में आवारा बिल्लियों के साथ खेल रही थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नहीं, मेरी जिंदगी अब बहुत खुशहाल है, भविष्य उज्जवल है। मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उसी समय तियानेन दौड़ती हुई आई। उसकी बाहों में कुछ छोटे बिल्ली के बच्चे थे। चेहरे पर घास के टुकड़े चिपके हुए थे। वह उत्साह से बोली, अंकल, ये कितने प्यारे हैं, क्या हम इन्हें पाल सकते हैं? मैंने उसके पसीने से भीगे छोटे चेहरे को प्यार से सहलाया और मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, यह हमारा घर है। फैसला तुम्हारा होगा। पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप हम तीनों पर पड़ रही थी। जमीन पर उजाले और छांव की सुंदर आकृतियां बन रही थीं। जो अंधेरा कभी मेरी पूरी दुनिया पर छा गया था, अब वह मुझे फिर कभी छू नहीं पाएगा।